प्रॉपर्टी। फर्स्ट टॉपिक है तो थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। सर देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं विद इनकम टैक्स। व्हाट इज इनकम टैक्स? इनकम टैक्स इज बेसिकली टैक्स ऑन इनकम। एंड व्हाट इज इनकम? इनकम टैक्स एक्ट इनकम को 5 कैटेगरीज में, दैट इज 5 हेड्स में डिवाइड करता है। कोई भी पर्सन जो इंडिया में इनकम अर्न करता है, वो इनकम अर्न कर सकता है फ्रॉम सैलरी, वो इनकम अर्न कर सकता है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो इनकम अर्न कर सकता है फ्रॉम पीजीबीपी, वो इनकम अर्न कर सकता है फ्रॉम कैपिटल गेन्स, और वो इनकम अर्न कर सकता है फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस। सैलरी के बारे में हमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 बताया गया है। हाउस प्रॉपर्टी अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्शन 22 टू 27। पीजीबीपी सेक्शन 28 टू 44D। कैपिटल गेन्स सेक्शन 45(1) टू सेक्शन 55 कैपिटल ए। एंड अदर सोर्सेस सेक्शन 56 टू सेक्शन 59। ये सेक्शंस हैं जो इन पर्टिकुलर हेड्स की इनकम की कंप्यूटेशन के बारे में बताते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की। सर देखिए, जब भी इनकम टैक्स किसी भी पर्टिकुलर इनकम पर टैक्स लगाने की बात करता है ना, तो वी स्टार्ट विथ 3 थिंग्स। सबसे पहले 3 बातें बताते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इनकम। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इस पर्टिकुलर हेड में जिस पर हम टैक्स चार्ज कर रहे हैं, कौन सी इनकम्स को कवर किया जाएगा। जैसे हमने कहा हाउस प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट ये बताता है कि सर व्हाट इज हाउस प्रॉपर्टी। इसे इनकम टैक्स एक्ट बेसिस ऑफ चार्ज बुलाता है। तो ये बात हमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 22 में बताई गई है। सेक्शन 22 इज बेसिकली द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम्स को कवर किया जाता है? सेक्शन 22 कहता है सर, एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड appertainent thereto, लैंड appertainent thereto। सर appertainent का मतलब होता है अटैच्ड, मतलब बिल्डिंग एंड बिल्डिंग से अटैच्ड लैंड। ठीक है सर, अभी हम लोग सिविक सेंटर में है, इट इज अ बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग से अटैच्ड लैंड भी तो है। सर बिल्डिंग हवा में थोड़ी बनेगी, लैंड पर ही तो बनेगी। तो अगर मान लीजिए मैं किसी से बिल्डिंग किराए पर लेता हूं, तो जब बिल्डिंग किराए पर दी जाती है तो ऑटोमेटिकली बिल्डिंग से अटैच्ड लैंड भी किराए पर चली जाती है। सर बिल्डिंग के नीचे जो लैंड है वो तो है ही, सर बिल्डिंग के बाहर भी तो ओपन स्पेस है। अगर मान लीजिए मैं ये पूरा सिविक सेंटर, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां सिविक सेंटर में ढेर सारे ब्लॉक्स रेंट पे ले लिए, लीज पर, तो सर इसके बाहर की लैंड भी तो हमारे यूज के लिए है। ठीक है भाई, यहां अभी जैसे प्रिंसिपल सीसीआईटी सर आए, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, तो ये भी तो हमारे लिए यूज है। ठीक है, या इसी तरह आपने कई बार देखा होगा बिल्डिंग्स के बाहर ओपन स्पेस होता है, वहां पार्किंग लॉट्स बना दिए जाते हैं। जैसे यहां तो पार्किंग लॉट बेसमेंट पे है,
बिल्डिंग के बाहर पार्किंग लॉट्स बना दिए जाते हैं। सर गार्डन्स मेंटेन कर लिए जाते हैं, यहाँ भी मेंटेन है, वो भी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज ही यूज कर रहे हैं। मतलब जो टेनेंट है सर वही तो यूज कर रहा है ना, जब एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं मतलब डिपार्टमेंट यूज कर रहा है। ठीक है, तो जो भी रेंट दिया जा रहा है ना, ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ रेंट सर पार्किंग स्पेस का जरूर होगा। सर यहाँ जो गार्डन्स बने हैं उनका भी कुछ ना कुछ रेंट होगा, जब हमें यूज के लिए मिले हैं तो पैसे तो लिए गए होंगे। ऐसे में इनकम टैक्स क्या कहता है सर, ये जो रेंट है किसका, बिल्डिंग एंड बिल्डिंग से अटैच्ड लैंड का। इनकम टैक्स में सब कुछ कंटिन्यूएशन में है, एक लाइन में। मैं इसको डिवाइड करके लिख रहा हूं, ऑफ विच assessee is the owner, sir, of which assessee is the owner। मतलब अगर मुझे रेंट मिलता है एक ऐसी बिल्डिंग का जिसका मैं मालिक हूं, क्या किसी ऐसी बिल्डिंग का भी रेंट मिल सकता है जिसका मैं मालिक नहीं हूं? यस सर, मिल सकता है, इन केस ऑफ सबलेटिंग। सर सबलेटिंग के केस में ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब मुझे पता नहीं कि इसका क्या सिस्टम है, लेकिन जैसे इतने ढेर सारे ब्लॉक्स सिविक सेंटर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेंट पर ले लिए, सर लीज पे ले लिया, फिर इन्होंने अपने इस स्पेस में से कुछ स्पेस कुछ और लोगों को भी तो दिया है। सर डी ब्लॉक के बाहर आप लोगों ने देखा होगा एक पोस्ट ऑफिस भी तो बना हुआ है, वो डिपार्टमेंटल मेल्स के लिए एक काउंटर सा बना दिया। ठीक है ना, मैं जाकर सारे के सारे मेल्स पोस्ट ऑफिस में देकर आऊं, डिपार्टमेंट ने सोचा एक काम करते हैं यहीं पर उनको कुछ स्पेस दे देते हैं। सर सीए इंस्टीट्यूट का एक रूम है यहाँ पर, जो मेंबर्स वगैरह आते हैं वो वहां पर बैठ सकते हैं, उन्हें कुछ अपना काम करना है, कुछ पेपर वर्क करना है, रूम में बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्या सिस्टम होगा, लेकिन सर क्योंकि अब ये पूरा का पूरा स्पेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेंट पर ले लिया, हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको रेंट पर ही आगे सबलेट कर दिया होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ स्पेस पोस्ट ऑफिस वालों को किराए पर दे दिया। सर ये बिल्डिंग इनकम टैक्स की थोड़ी है, एमसीडी की है। ठीक है, तो इनकम टैक्स ने एमसीडी से किराए पर ली, और एमसीडी से किराए पर लेने के बाद हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट को, सीए इंस्टीट्यूट को सर सबलेट कर दिया, सबलेट। मान लीजिए मैंने एक 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग किराए पर ली, रेंट था 1 लाख रुपीज पर मंथ, 4 फ्लोर्स का। मुझे 4 फ्लोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने एक फ्लोर 30,000 रुपीज पर मंथ के रेंट पर लेट आउट कर दिया। सर अगर 4 फ्लोर्स का रेंट 1 लाख रुपए, तो एक फ्लोर का रेंट मैं 25,000 पे कर रहा हूं। और एक फ्लोर के पैसे कितने लिए हमने, 30,000, तो इसका मतलब 5,000 रुपए कमा लिए। क्या ये 5,000 रुपए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है? इनकम टैक्स कहता है नहीं सर, इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। सब लेटिंग से होने वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी तो कहां जाएगी? सर देयर आर 5 हेड्स ओनली, देयर आर 5 हेड्स ओनली, जो भी इनकम होगी इन्हीं 5 में आएगी। फर्स्ट इज इनकम अंडर द हेड सैलरी। बताइए क्या ये सबलेटिंग सैलरी है? नो सर। हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, यही हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो क्या ये पीजीबीपी है? सर हो सकता है, हो सकता है इफ इट इज माई बिजनेस। सर ऐसा भी तो हो सकता है मैं करता ही ये हूं, मैं बिल्डिंग्स किराए पर लेता हूं पूरी, और पूरी बिल्डिंग्स किराए पर लेकर फिर उन बिल्डिंग्स में केबिन्स बनाकर, उन बिल्डिंग्स में ऑफिसेस बनाकर आगे सबलेट कर देता हूं। सर इट इज अ वेरी वेरी कॉमन कंसेप्ट, सीपी में इस तरह के कई ऑफिसेज हैं जहां पर आप केबिन्स किराए पर ले सकते हैं। तो अब वहां पर मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंपनी है,
उसने एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग में सपोज 20 फ्लोर्स है, उन 20 फ्लोर्स पर मान लीजिए सपोज 400 केबिन्स बना दिए गए। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये पूरी की पूरी बिल्डिंग उठाकर मिस्टर रमेश को लेट आउट कर दी, सपोज 1 करोड़ रुपीस पर मंथ पर। अब मिस्टर रमेश क्या करते हैं, मिस्टर रमेश इन केबिन्स को इंडिविजुअली लेट आउट करते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने पास वहां पर एक बिजनेस सेंटर बनाया, अब अपने पास इंडिविजुअली इसको सब लेट कर रहे हैं, और ऐसा करते 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 सपोज इन्होंने रेंट रिसीव कर लिया 1.5 CR, 1.5 करोड़ का रेंट आया, 1 लाख का रेंट दिया, तो अल्टीमेटली रमेश ने क्या कमाया सर, 50 लाख रुपए। रमेश के खर्चे भी होंगे, बिल्डिंग की मेंटेनेंस भी होगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी होगा, और 10 तरह के खर्चे होंगे। सपोज वो सारे खर्चे थे 30 lakhs के, रमेश के पास इनकम बची 20 lakhs की। सर ये रमेश का बिजनेस है। नाउ दिस इज इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, दिस शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। इनका काम ही है, ये तो बिजनेस के फॉर्म में कर रहे हैं। देन सर मेरा तो ये बिजनेस नहीं है, अगर मैं 4 फ्लोर्स रेंट पर लेकर 1 फ्लोर सबलेट कर दूं तो मेरे लिए पीजीबीपी इनकम नहीं बनेगी। तो अगर पीजीबीपी नहीं बनेगी तो क्या बनेगी, क्या मैं इसे कैपिटल गेन्स में लेके जा सकता हूं, नहीं। तो सर लास्ट बचा अदर सोर्सेस। सर जो इनकम मैं अर्न करूंगा वो पीजीबीपी नहीं होगी, तो इट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ठीक है, तो अगर ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ रही तो 2 डिफरेंट हेड्स में जा सकती है। अगर ये आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी, बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्सेस। ठीक है जी सर, वो असल में अभी जरा सेटिंग ठीक से नहीं हो पाई, वायर्स बार बार हिल रहे हैं, इसलिए बार बार मुझे ये फाइल्स क्लोज करनी पड़ रही है। जी सर, तो मैं ये बता रहा था कि annual value of any building or land appertaining thereto of which assessee is the owner, ठीक है, of which assessee is the owner। other than those buildings or portions of the building, portions which were used by the assessee in his own business or profession, business। सर वर्ड इज बिल्डिंग। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि बिल्डिंग रेसिडेंशियल होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, बिल्डिंग किसे कहते हैं सर, बिल्डिंग इज बेसिकली अ परमानेंट स्ट्रक्चर बिल्ड अपॉन लैंड। लैंड के ऊपर एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना दीजिए, ये परमानेंट स्ट्रक्चर बिल्डिंग कहलाता है। ठीक है, परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। बताइए उसमें रूफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ओपन एयर स्टेडियम्स भी तो होते हैं, फिरोज शाह कोटला इज अ बिल्डिंग, नॉट एन इशू। ठीक है, तो अगर हम फिरोज शाह कोटला की बात करें, फिरोज शाह कोटला में छत नहीं है सर, वहां मैचेस होते हैं, वहां छत बना देंगे मैच नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो इट इज ऑल्सो अ बिल्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बस परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए लैंड के ऊपर, ठीक है ना। ये रेसिडेंशियल भी हो सकती है सर, ये कमर्शियल भी हो सकती है सर, शॉप इज ऑल्सो अ बिल्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। फ्लैट इज ऑल्सो अ बिल्डिंग, ऑफिस इज ऑल्सो अ बिल्डिंग। अब मैं ये कह रहा था, सोचिए मेरे पास मेरी अपनी दुकान है जिसमें मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूं। तो अगर मैं अपनी खुद की दुकान में अपना खुद का बिजनेस करूं तो इनकम टैक्स क्या कहता है सर, ये बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं की जाएगी। सर क्या आप अपने आप से रेंट चार्ज करेंगे? सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल, सोचिए। मैं अपने आप को किराया देना चाहता हूं, क्या करूं? पैंट की जेब से पैसे निकाल के शर्ट की जेब में रख दूं? सर इट डज नॉट मेक एनी सेंस। नो वन कैन पेज टू हिमसेल्फ, आप अपने आप को पैसे नहीं दे सकते। अब प्रॉब्लम यह है, मेरी अपनी शॉप है, मैं अपने आप से रेंट तो ले नहीं सकता, इनकम तो होगी ही नहीं, है ना। लेकिन सर बात सिर्फ इनकम की थोड़ी है, इनकम नहीं होगी एक्सपेंस तो होगा। सर जब मेरी अपनी शॉप होगी तो मैं कभी ना कभी व्हाइट वॉश तो कराऊंगा। सर इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे तो होंगे। सर डेप्रिसिएशन तो लगेगा, सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगाइए, तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा। अब इशू ये है कि ये सारे खर्चे कहां जाएंगे? इनकम टैक्स क्या कहता है सर, बिजनेस से रिलेटेड है ना, आप इसको उठा के पीजीबीपी में लेकर जाए। ये बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट ही नहीं है, किसका पार्ट है सर? पीजीबीपी का। अगर ये पीजीबीपी का पार्ट नहीं बनती सर, आप खर्चों की डिडक्शन ले नहीं पाते, ठीक है ना। इनकम नहीं हो रही, ऑब्वियसली नहीं हो रही, अपने आप से रेंट थोड़ी लूंगा, लेकिन खर्चे तो करूंगा ना। इन खर्चों का क्या होगा? ये खर्चे पीजीबीपी का पार्ट माने जाएंगे, ये पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर शो किए जाएंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 22 में कंडीशंस बता रहा है सर, ध्यान से देखिए प्लीज। एनुअल वैल्यू किसकी? बिल्डिंग एंड लैंड अपरटेनेंट देयर टू की। सर देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। अगर आपने मान लीजिए जो चीज लेट आउट की है ना, वो बिल्डिंग नहीं है। सर मैंने ना रेंट रिसीव किया, मान लीजिए प्लॉट ऑफ लैंड, मैंने एक प्लॉट रेंट पर दिया और प्लॉट ऑफ लैंड से रेंट रिसीव किया। अब बताइए क्या ये रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी? सर ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। मैं वेकेंट प्लॉट भी तो रेंट पे दे सकता हूं। सर हम अभी सिविक सेंटर में बैठे हैं, ये हमारे सामने ही पास में रामलीला ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड। सर इट इज अ ग्राउंड, ये रामलीला मैदान है। देर इज नो बिल्डिंग, देर इज नो बिल्डिंग। हाँ आगे एक छोटा सा स्टेज बना हुआ है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है तो उसके लिए स्टेज बना हुआ है, बट देर इज नो परमानेंट स्ट्रक्चर। वो बस एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसके ऊपर टेंट वगैरह लगाकर काम करना पड़ता है। तो इसको अगर मैं लेट आउट कर दूं, सर यहाँ बहुत पुराने जमाने की रामलीला होती है, ठीक है। दिल्ली की दो ऐसी रामलीलाएं हैं जिसमें रावण को तीर मारने के लिए प्रधानमंत्री आते हैं, ठीक है। जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो आते हैं। वन इज एट रेड फोर्ट एंड सेकंड इज एट रामलीला ग्राउंड, ठीक है। यहां पर रावण को जो तीर मारा जाएगा ना सर, वो जो भी प्रधानमंत्री होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है, वो आते हैं। बहुत पुराने जमाने की है, ठीक है। चलिए वो रामलीला ग्राउंड की तरफ से हो रही है, जो इनकी कमेटी है, अपने आप से तो ये रेंट नहीं लेते होंगे। सर मैं कोई प्रोग्राम करना चाहता हूं, मैं भी तो इनसे इसको लेट आउट करा सकता हूं, एक दिन के लिए किराए पर ले सकता हूं, ठीक है। अगर मैं किसी फंक्शन के लिए इनसे ये ग्राउंड किराए पर ले लूं और ये मुझसे 1 लाख रुपए चार्ज कर ले रेंट सपोज, तो अब तो इनको इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा ना। दिस इनकम इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इनका ये बिजनेस है, इसलिए इनके लिए ये पीजीबीपी में जाएगी। सर मान लीजिए बिजनेस ना होता, मेरे पास एक बड़ा सा ग्राउंड है खाली पड़ा है, मैं वैसे ही किसी को किराए पर दे दूं और रेंट चार्ज करूं, तो देन इट शैल बी टैक्सेबल अंडर द अदर सोर्सेस।
इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो इसके लिए बिल्डिंग होना जरूरी है। मान लीजिए मैंने एक शॉप किराए पर दी, शॉप, बताइए वेदर शॉप इज अ बिल्डिंग? यस सर, शॉप इज अ बिल्डिंग, दिस इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। मान लीजिए मैं प्लांट एंड मशीनरी किराए पर देता हूं, फर्नीचर किराए पर देता हूं, तो दिस इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी सर। अगर ये आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी, और बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्सेस। ठीक है सर, टेंट हाउस वाला उनका बिजनेस होता है, वो चेयर्स किराए पर देते हैं, उनके लिए ये पीजीबीपी इनकम है। मान लीजिए मेरे पास, मेरे ऑफिस में, मेरे कोचिंग में ढेर सारी चेयर्स हैं, कोई मुझसे कहे भाई एक दिन के लिए दे दो, मैंने कहा दे दूंगा जी, 5,000 रुपए दे दो। अब ये जो रेंट है मेरा तो बिजनेस नहीं है, नाउ इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ठीक है ना? तो सर एनुअल वैल्यू ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू। ठीक है, लैंड का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में आएगा अगर बिल्डिंग के साथ होगा तो, अगर बिल्डिंग के बिना है तो then it shall be taxable either under the head PGBP or under the head other sources of which assessee is the owner। ये हमने अभी कंडीशन डिस्कस कर ली। अगर आप सब लेटिंग करेंगे, इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तीसरी बात हमने ये कही कि ये जो बिल्डिंग आपने लेट आउट की है, ये जो बिल्डिंग जिसकी रेंटल इनकम निकाली जा रही है, ये बिल्डिंग आपके खुद के बिजनेस में यूज नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें आपने पूरी करा दी ना, तो इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है सर, ये तीनों शर्तें अगर आपने पूरी करा दी तो ये आपकी इनकम टैक्सेबल की जाएगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो पूछ लीजिए पहले प्लीज। अब कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं सर। सर मैं ये कह रहा था, एक पर्सन थे मिस्टर रोहन। ठीक है, और रोहन क्या करते थे? रोहन क्या करते थे सर? रोहन के पास ना शॉप्स थी, शॉप्स, 100 शॉप्स, ये 100 दुकानों के मालिक है। ठीक है, और इन्होंने क्या कर रखा है सर, ये दुकानें ये लेट आउट करते हैं, रेंट पर देते हैं, और इनसे रेंटल इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, अब बताइए रोहन के लिए ये इनकम कौन सी इनकम होगी? इनका बिजनेस है, बिजनेस है रेंट अर्न करना। तो बताइए रोहन के लिए ये इनकम कौन सी इनकम होगी? जी सर, तो अगर बिजनेस के फॉर्म में हम बिल्डिंग्स को लेट आउट करेंगे तो हमारे लिए ये बिल्डिंग कौन से हेड में चली जाएगी बताइए? सर तो गलत जवाब, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। ठीक है सर, दिस इज सेक्शन 22, मैं अपने मन से थोड़ी बातें लिख रहा हूं, लॉ में लिखा है। लॉ ये कहता है बिल्डिंग को किराए पर देंगे तो रेंटल इनकम कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, इन्होंने क्या किराए पर दिया सर? इन्होंने बिल्डिंग किराए पर दी। क्या किराए पर दिया? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग किराए पर दे रहे हैं ना, तो रेंटल इनकम कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। ठीक है, तो भले ही ये इनका बिजनेस ही क्यों ना हो, ये रेंटल इनकम कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, मैं अभी इस पे एक नोट लिखने वाला हूं। नोट में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई है, अब अभी बात करनी है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं। ठीक है, तो इशू ये है कि अगर आप बिल्डिंग्स किराए पर दे रहे हैं और ये आपका बिजनेस है, तो रेंटल इनकम पीजीबीपी में नहीं जाएगी, कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। सर लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, यहां पर ये कौन है सर? ये है मिस्टर रोहन। मैं ये कह रहा था अगर ये रोहन ना होके होते रोहन लिमिटेड कंपनी,
सर जब हम कंपनी बनाते हैं ना, कंपनी, तो कंपनी बनाते टाइम हमें कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है। कंपनी बनती कैसे है? सर कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। कंपनी की नेचुरल एग्जिस्टेंस तो है नहीं हमारी तरह। हम लोग बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, हार्ड मास के सचमुच के जीते जाते चलते फिरते इंसान है। कंपनी ऐसी तो होती नहीं। तो कंपनी कैसे बनती है? कंपनी का क्रिएशन ऑफ लॉ। आप कंपनी बनाना चाहते हैं, आरओसी में जाकर कंपनी को रजिस्टर करा लीजिए। जब हम रजिस्टर कराते हैं तो वहां डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। कंपनी बनाते टाइम आरओसी में रजिस्ट्रार साहब पूछते हैं कंपनी क्या काम करेगी, क्यों बना रहे हैं आप कंपनी? तो कंपनी बताती है सर हम बिजनेस करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। हमने कंपनी बनाई, उसने कहा सर प्रॉपर्टी को लेट आउट करेंगे। कंपनी क्यों बनाई गई? प्रॉपर्टी को किराए पर देने के लिए। कंपनी ने कहा बिजनेस करेंगे, प्रॉपर्टीज किराए पर देने का। अब प्रॉब्लम ये आई, हमारा लॉ क्या कहता है? हमारा लॉ ये कहता है कि प्रॉपर्टी को किराए पर देना इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। जब कंपनी रजिस्टर हुई तो कंपनी ने क्या कहा? कंपनी ने कहा हमारा तो बिजनेस होगा प्रॉपर्टीज को किराए पर देना। आरओसी ने अप्रूव भी कर दिया, कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर हो गए। तो लॉज में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब ये कंपनी वाले पहुंचे हाई कोर्ट्स में। देयर आर सो मेनी जजमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट हाई कोर्ट्स। कंपनी वालों ने कहा सर इनकम टैक्स वालों ने जबरदस्ती हमारी इस इनकम को हाउस प्रॉपर्टी बना रखा है, हमारा तो ये बिजनेस है। और वहां पर जाकर सर वो जीत गए। और हाई कोर्ट्स ने ये कहा कंपनी के केस में ये इनकम कहां जाएगी? पीजीबीपी में कंडीशन ये है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होना चाहिए। सर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ऑब्जेक्ट बताना पड़ता है कंपनी क्यों बनाई जा रही है। कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होना चाहिए कि ये कंपनी का बिजनेस है। कंपनी का बिजनेस है प्रॉपर्टीज किराए पर देना। तो अगर कंपनी का बिजनेस है प्रॉपर्टी किराए पर देना, तो फिर कंपनी के लिए ये इनकम कौन सी इनकम मानी जाएगी? पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। बट सर आई एम नॉट अ कंपनी, आई एम एन इंडिविजुअल। अगर मैं बिल्डिंग्स को किराए पर देने का बिजनेस करने लगूं तो हाई कोर्ट का जजमेंट मेरे लिए नहीं है, किसके लिए है? कंपनीज के लिए है, फर्म्स के लिए नहीं है, एचयूएफ के लिए नहीं है। तो सर अदर देन कंपनी अगर कोई भी बिल्डिंग्स को किराए पर देने का बिजनेस करता है, उसके लिए ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी ही रहेगी। लेकिन अगर कंपनी इस चीज का बिजनेस करती है तो ये पीजीबीपी रहेगी। सर ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। हाई कोर्ट बड़ा होता है या लॉ? सर लॉ बड़ा होता है ना। हाई कोर्ट ने ये जजमेंट पता है क्यों दिया? लॉ में क्लैरिफिकेशन नहीं थी। एक लॉ कह रहा है बिजनेस है, दूसरा लॉ कह रहा है हाउस प्रॉपर्टी, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा था। हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। अब जजमेंट आ गया, जजमेंट के हिसाब से चलेगा, ठीक है ना। लेकिन सर आप जजमेंट को ओवर रूल भी कर सकते हैं लॉ बना के। और हमारी वित्त मंत्री साहिबा ने ऐसा कर दिया। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये गलती से हुआ या उनकी डेलिबरेटली उन्होंने ऐसा करा। उन्होंने कहा सर अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंशियल बिल्डिंग किराए पर देगा, कोई भी पर्सन, उन्होंने किसी की बात नहीं करी इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या कौन है, उन्होंने कहा ऐसा है कोई भी पर्सन अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग किराए पर देगा तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगी, ठीक है। तो अगर एक कंपनी है, कंपनी सर डीएलएफ, डीएलएफ का बिजनेस है बिल्डिंग्स बनाना। सर गॉड बहुत बड़े बिल्डर है, ठीक है। नोएडा एक्सटेंशन इतना बड़ा एरिया, वहां पर गॉड वालों का इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज है, उसका नाम ही पड़ गया गॉड सिटी, ठीक है। सर गॉड सिटी कोई अलग से कोई जगह अलग वो नहीं है कि वो कोई अलग कुछ सिटी है गॉड सिटी। वो गॉड सिटी इसलिए है सर क्योंकि वहां पे ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है ना वो गॉड वालों की है, उसका नाम ही पड़ गया गॉड सिटी। तो मैं ये बता रहा था कि गॉड वालों का तो बिजनेस है, वो बिल्डिंग्स बनाते हैं किराए पर देते हैं। अब ऐसे में अगर मैं बिल्डिंग्स बनाकर किराए पर दे रहा हूं तो
तो बताइए मेरे लिए इनकम कहां जाएगी सर? इट इज अ कंपनी, है ना, इट इज अ कंपनी। तो कंपनी के केस में रेंटल इनकम कहां जाएगी सर? पीजीबीपी में, उनका बिजनेस है। लेकिन अब हमने लॉ में क्या कह दिया? हमने कह दिया सर ऐसा है, अगर गौड़ सिटी वाले फ्लैट्स किराए पर दे रहे हैं देन इट इज हाउस प्रॉपर्टी। अगर कंपनी वाले फ्लैट किराए पर दे रहे हैं देन इट इज हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर वो शॉप्स, ऑफिसेज, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स किराए पर दे रहे हैं तो वो उसको पीजीबीपी में ले जा सकते हैं। ठीक है सर, अभी हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे की तरफ चलेंगे, इतना झगड़ा क्यों है सर? हाउस प्रॉपर्टी इनकम और पीजीबीपी इनकम दोनों का टैक्स रेट सेम होता है। कैपिटल गेन का टैक्स रेट और पीजीबीपी के टैक्स रेट में डिफरेंस होता है। इनकम हाउस प्रॉपर्टी की हो या इनकम पीजीबीपी की हो, टैक्स रेट तो दोनों का सेम है। झगड़े की क्या बात है सर? दोनों को निकालने का तरीका अलग होता है। मैं बिजनेस करता हूं, बिजनेस के सारे खर्चे पीएनएल की डेबिट पर जाते हैं। मुझे रेंट मिलता है 1 करोड़ का, खर्चा हो जाता है 90 लाख का, तो रेंटल इनकम कितनी बची मेरी? 10 लाख। अगर ये बिजनेस में जाती है तो अभी हम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन पढ़ेंगे। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऐसे नहीं निकलती सर। आपकी जितनी रेंटल इनकम आ रही है उसमें से आपको फ्लैट 30% की डिडक्शन मिलेगी, 30 बस। आपका खर्चा कितना हो रहा है इररेलीवेंट, वो नहीं पूछ रहे। ठीक है सर, मैंने एक फ्लैट किराए पर दिया, बताइए कितना खर्चा होगा रेंटल इनकम में से उसकी मेंटेनेंस पर? सर ये तो डिपेंड करता है। मैंने एक फ्लैट किराए पर दिया हुआ है, मेरा तो कोई भी खर्चा नहीं होता, मैं तो जाके देखता भी नहीं। ठीक है, जो टेनेंट है वो अच्छे हैं, थोड़े जानने वाले हैं, वो खुद ही करा लेते हैं सब कुछ। मुझे कभी नहीं कहते कि सर नल टपक रहा है ठीक करा दो, मुझसे कभी नहीं कहते जी ट्यूबलाइट खराब हो गई ठीक करा दो, खुद ही करा लेते हैं। ठीक है सर, जितनी बार वो मुझे फोन करेंगे ना उतना ज्यादा तो उनका टाइम का लॉस हो जाएगा। ठीक है, 100 200 500 1000 रुपए का खर्चा है कर देते हैं। हाँ, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाए तो वो मुझे बता देते हैं कि सर ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको ठीक करा दीजिए। मान लीजिए 10 20 50 हजार 1 लाख रुपए का खर्चा है, मुझे कराना पड़ेगा। सर घर में 1 लाख रुपए का रिपेयर तो कभी कभार ही होती है, ऐसे थोड़ी है हर महीने 2 महीने 6 महीने में हो रहा है। सर ये तो सालों में कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बाथरूम के कुछ कनेक्शंस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने 6 7 8 साल में पहली बार मुझसे कहा सर ठीक करा दीजिए, क्योंकि उसे पूरा तोड़ के पाइप्स चेंज करवाने पड़े, टाइल्स लगवाने पड़े, बड़ा खर्चा था, वो क्यों करेंगे, वो तो किराएदार है। ठीक है सर, मैंने कर दिया। 10 सालों में एक बार ऐसा हुआ कि मेरा खर्चा हुआ, उससे पहले तक कोई भी एक्सपेंस नहीं। इनकम टैक्स क्या कहता है सर? इररेलीवेंट। आपका खर्चा 3% का होता है या 300% का, हम पूछ ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं आपको 30% की रिडक्शन मिलेगी। ठीक है, अभी जब कंप्यूटेशन पे आएंगे ना वहां बात करेंगे। सर 30% की डिडक्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा है क्योंकि मेरा खर्चा नहीं होता, लेकिन कंपनीज, इनसे जब आप ये कहेंगे ना आपको 70% पे टैक्स देना है, सर ये तो बर्बाद हो जाएंगे बेचारे, इनके तो बड़े खर्चे होते हैं। सर ये तो स्टाफ भी रखते हैं, मेंटेनेंस भी कराते हैं और 36 तरह के खर्चे करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी अपना रखते हैं। सर मैं थोड़ी रखता हूँ, सोसाइटी को मेंटेनेंस के पैसे जाते हैं, मैं नहीं देता, वो टेनेंट देते हैं, मेरी जेब से कोई खर्चा नहीं होता। मेरे लिए जो चीज अच्छी है सर वो कंपनी के लिए बहुत खराब है। कंपनी कह रही है मेरा खर्चा हो रहा है 70% का, आप छूट दे रहे हैं 30% की, मेरे ऊपर टैक्स लगना था 30 पे, आप मांग रहे हैं 70 पे, दिस इज रॉन्ग। तो कंपनीज पहुंची हाई कोर्ट में। कोई इंडिविजुअल नहीं कहता कि इनकम को पीजीईपी में लाओ, इनकम ही नहीं होती उसकी इतनी। ठीक है ना, मेरे लिए तो बेस्ट है इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आ रही है। मैं 30% स्लैब में आता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी में 20% टैक्स लगेगा क्योंकि 30% की छूट मिल जाएगी। उधर से दूसरी तरफ कंपनी, कंपनी खर्चा क्लेम ही नहीं कर पाएगी और बिना बात के उसे अपनी पूरी इनकम के ऊपर 70% के ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। तो सारी की सारी कंपनीज यहां पर गई और जाकर जाकर उन्होंने हाई कोर्ट में इस केस को जीत लिया। लेकिन लॉ मेकर्स ने स्पेसिफिकली प्रोविजन बना दिया कि अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग किराए पर दे रहे हैं तो ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगी। सर ये बात ना मैं यहां सेक्शन 22 के साथ लिखने जा रहा हूं। ये जो सेक्शन 22 है ना सर, सेक्शन 22 बस एक लाइन का है, इतना ही, जिसको मैंने इसको इतना डिवाइड करके लिखा है। सेक्शन 22 तो एक लाइन में कहता है एनुअल वैल्यू ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट देयरटू ऑफ व्हिच असेसी इज द ओनर other than those buildings or portions of the building which were used by the assessee for his own business or profession is taxable under the head
हाउस प्रॉपर्टी। ये तो हमने डिवाइड किया है कंसेप्ट समझने के लिए, क्योंकि इन चीजों को चेक करना पड़ेगा इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में कवर करने के लिए। अब हम क्या कह रहे हैं सर, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया कि रेंटल इनकम ऑफ बिल्डिंग इफ letting out is the business of the assessee। रेंटल इनकम का क्या होगा अगर लेटिंग आउट असेसी का बिजनेस है तो अब इस बात को मैं दो पार्ट्स में बांटूंगा। पहला, इन केस ऑफ कंपनीज और फॉर अदर्स। अदर्स कौन सर? 7 तरह के लोग होते हैं इंडिया में। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। हो सकता है ये इंडिविजुअल हो सकता है ये HUF हो। सर थर्ड असेसी होता है कंपनी, कंपनी को हमने अलग कर दिया। फोर्थ होती है फर्म, फिफ्थ होती है AOP BOI। सर सिक्स्थ होती है लोकल अथॉरिटी MCD, जिसकी बिल्डिंग में हम अभी बैठे हैं, ठीक है, लोकल अथॉरिटी। एंड लास्ट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस, AJPs, लाइक सोसाइटी एंड ट्रस्ट, ठीक है, जैसे रामलीला ग्राउंड मैनेजमेंट कमेटी। सॉरी, ये किसी ना किसी सोसाइटी या किसी ना किसी ट्रस्ट के अंडर रजिस्टर्ड होगी जरूर, ठीक है ना सर। इन सब के लिए ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, नो आर्ग्यूमेंट, नो डिस्कशन, ठीक है सर। ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने ये लिखा है ये इनका बिजनेस है, बिजनेस है रामलीला ग्राउंड मैनेजमेंट कमेटी का। रामलीला ग्राउंड किराए पर देना, वो इसी के लिए बने हैं, उनका काम ही ये है। लेकिन इनके लिए इस इनकम को कहां लेकर जाएं सर? देखिए, रामलीला ग्राउंड तो चलिए ग्राउंड है, इसको तो मैं हाउस प्रॉपर्टी में लेकर ही नहीं आता। मैं कहता हूं अगर इसी के ऊपर बिल्डिंग्स बनी होती तो फिर ये हाउस प्रॉपर्टी में आता, इवन इफ इट इज देयर बिजनेस। AJP के लिए छूट नहीं है, किसके लिए छूट है? कंपनीज के लिए। तो अब कंपनी को हम दो कैटेगरीज में बांटेंगे। इन्होंने लेट आउट क्या किया? इफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज लेट आउट, तो ये इनकम जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। अगर बिल्डिंग घर है जो कंपनी ने किराए पर दिया है तो ये हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी। बट इफ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल शॉप्स, सर ऑफिसेस, गोडाउन्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा आर लेट आउट, तो क्या होगा सर? ये इनकम PGBP में जाएगी। PGBP, नॉट अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेज में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती सर? बिजनेस है सर, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस है इसीलिए इतनी बातें हो रही हैं। अगर बिजनेस नहीं होता फिर तो इतनी बात होती ही नहीं। सर आई एम अ कंपनी, मेरा बिजनेस नहीं है बिल्डिंग्स किराए पर देना। मैंने एक बिल्डिंग किराए पर दे दी, बिल्डिंग, रेसिडेंशियल नहीं कहा मैंने, बिल्डिंग, मैंने शॉप किराए पर दे दी। सर मेरे लिए ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। अब ये PGBP में नहीं आएगी क्योंकि मेरा बिजनेस ही नहीं है, ठीक है। बिजनेस होगा तो फिर ऐसा हो सकता है कि इसको PGBP में टैक्सेबल कराया जाए, ठीक है सर। नोट नंबर 1 था ये, आगे चले, हटा दूं? सर ये मैं इसका PDF बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो आप बाद में कॉपी कर लीजिए। सर नोट नंबर 2 देखिए जरा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था
क्या एक बात बताइए, मैंने एक बिल्डिंग किराए पर दी, रेंटल इनकम कहां आएगी? हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, है ना सर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हम जब बिल्डिंग किराए पर देते हैं ना, तो बिल्डिंग के साथ साथ कुछ और चीजें भी किराए पर चली जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अगर वो चीजें किराए पर ना जाए तो बिल्डिंग के किराए पर जाने का फिर कोई सेंस नहीं होता। जैसे सर अभी कुछ दिनों पहले मैं कुछ काम से चंडीगढ़ गया था, वहां पर जाकर मैंने एक होटल में रूम बुक कर लिया, ठीक है। आप लोग कभी भी बाहर जाइए, अब मेरा कोई ऐसा क्लोज रिलेटिव नहीं है चंडीगढ़ में कि मैं उसके घर पे जाके ठहरूं, ठीक है ना। अब मुझे कहीं ठहरना है, 2 दिन के लिए मैं गया था तो मुझे कहीं रहना पड़ेगा, है ना। तो कहाँ रहूं? मैंने होटल में रूम ले लिया, ठीक है सर। रूम, रूम इज अ बिल्डिंग, ऑब्वियसली, है ना। होटल की एक बिल्डिंग है सर, उसके रूम में जाके रह रहा हूं, ठीक है। लेकिन जब हम होटल में रूम लेते हैं तो क्या बस रूम ही लेते हैं? नहीं सर, सिर्फ रूम अगर मिले ना तो मैं होटल में जाकर रह नहीं पाऊंगा, ठीक है। जब आप होटल में जाएंगे तो रूम के अंदर बेड भी होगा, कुछ फर्नीचर भी होगा, सर एसी भी चलेगा, ठीक है, और दूसरी फैसिलिटीज भी मिलेंगी, ठीक है। अब बताइए, होटल ने मुझसे चार्ज किया एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक्स रुपीज, 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं 10,000 रुपीज, ठीक है। अब सर मैं पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं होटल की बात कर रहा हूं। तो जिस होटल ने मुझसे पैसे लिए 10,000 रुपए, सर क्या ये इनकम उनके लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम है? वो तो बिल्डिंग किराए पर दे रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सेपरेट कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर जी बिल्कुल सही सर। तो मुद्दा ये है कि सर ये जो 10,000 रुपए हमने दिए, क्या ये 10,000 रुपए सिर्फ बिल्डिंग के हैं क्या? नहीं, ये बिल्डिंग के थोड़ी है, इसमें कुछ ना कुछ पैसे बेड के, फर्नीचर के, एसी के भी तो होंगे, ठीक है। तो ऐसे में अगर मैं इस पूरे रेंट को हाउस प्रॉपर्टी में ले जाता हूं तो सर ये बेड का किराया, फर्नीचर का किराया, एसी का किराया, ये भी हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा। इनकम टैक्स से कहता है सर दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करें? इनकम टैक्स क्या कहता है सर? इसे कहते हैं कंपोजिट रेंट। इन केस ऑफ कंपोजिट रेंट, ठीक है, इफ द लेटिंग आउट, सर थोड़ा सा ना समझिएगा बात को, इफ द लेटिंग आउट इज इन सेपरेबल, ठीक है, इफ द लेटिंग आउट इज इन सेपरेबल, देन सच रेंटल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड। हाँ जी, क्या इसे हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाएं? नहीं सर, ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। सच इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड। अगर ये आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी, सर होटल का तो बिजनेस ही है। और अगर ये बिजनेस नहीं है तो देन इट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस, ठीक है। अगर ये सेपरेबल है तो पीजीबीपी, सेपरेबल नहीं है तो अदर सोर्सेस। कुछ एग्जांपल्स के जरिए बात करेंगे, मुझे कुछ यहां कंसेप्ट समझाना भी है। जी सर, मिस्टर दिनेश एक घर किराए पर लेना चाहते थे, बाहर रहते थे कहीं, दिल्ली में इनकी जॉब लग गई, अब ये दिल्ली में आकर इन्होंने रहना शुरू किया। रहने के लिए इन्हें चाहिए था घर। ये एक बिल्डर के पास पहुंचे, उससे कहने लगे भाई घर किराए पर चाहिए। बिल्डर साहब ने कहा ठीक है जी, ये मेरी एक बिल्डिंग है, इसमें 20 फ्लैट्स हैं, आप देख लो। आप बिल्डिंग में चढ़ेंगे, बिल्डिंग में चढ़ के 2 फ्लैट लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं, 2 फ्लैट्स राइट हैंड साइड वाले हैं, ठीक है। आप इनमें से जो चाहे किराए पर ले लें। इन्होंने कहा जी कितना किराया? बिल्डर साहब ने कहा सर लेफ्ट हैंड वाला लेंगे 30,000 का,
राइट हैंड साइड वाला लेंगे 40,000 का। इन्होंने कहा सर ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का क्या भेदभाव है? तो बिल्डर साहब ने समझाया कि सर वो भेदभाव नहीं है, लेफ्ट हैंड वाले जितने भी फ्लैट्स है ना उसमें बस फ्लैट है, और राइट हैंड साइड में जो फ्लैट्स हैं वो फर्निश्ड फ्लैट्स बनाए हैं हमने, उसमें फर्नीचर भी है। मतलब आप अगर इसको लेंगे तो आपको बेड भी मिलेगा, सोफा भी मिलेगा, आपको किचन भी पूरा सेट मिलेगा। दे आर रेडी टू मूव इन फ्लैट्स, आप बस आइए और रहना शुरू कर दीजिए। ठीक है सर, क्या मैं फर्नीचर के बिना फ्लैट किराए पर ले सकता हूं? सर आमतौर पर तो ऐसा ही होता है, जब हम घर किराए पर लेते हैं तो घर ही लेते हैं, घर का सामान थोड़ी लेते हैं, सामान तो हमारा अपना होता है ना। लेकिन सर इस केस में मिस्टर दिनेश के लिए ये चीज बड़ी कन्वीनियंट होगी, इन्हें सामान खरीदने की जरूरत नहीं है ना। आजकल खास तौर पर जहां पर इस तरह के वर्किंग प्रोफेशनल्स रहते हैं या बाहर से आकर स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं, इट इज वेरी कॉमन। सर ऐसे कई पीजीज भी होते हैं, वो पीजी वगैरह में भी आऊंगा मैं 1 मिनट के बाद। अभी मैं फिलहाल पीजी की बात नहीं करना चाहता, मैं ये कह रहा हूं सर फ्लैट है, फ्लैट घर है प्रॉपर, घर बिना फर्नीचर के भी मिल रहा है, फर्नीचर के साथ भी मिल रहा है। ठीक है, ऐसे में बताइए, क्या आप बता सकते हैं इस 40,000 में फ्लैट के पैसे कितने, फर्नीचर के पैसे कितने? सर 30,000 फ्लैट के, 10,000 फर्नीचर के, बिल्कुल सेम एरिया, सेम फ्लोर, सब कुछ सेम। ये भी 3 BHK, वो भी 3 BHK, सब कुछ सेम है। ठीक है, एक का रेंट 30 और दूसरे का 40 क्यों है? सर एक का 30 इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ फ्लैट है, दूसरे का 40 इसलिए है क्योंकि फ्लैट के साथ साथ क्या है, फर्नीचर। तो फर्नीचर का रेंट इसका मतलब 10,000 हो गया, है ना। तो ये 10,000 रुपए मैंने सेपरेट करके बता दिया। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, ये जो 30,000 है इसको हाउस प्रॉपर्टी में ले जाओ, और ये जो 10,000 है इसको, अगर ये आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी में, और अगर आपका बिजनेस नहीं है, एक ही फ्लैट है मेरे पास ऐसा, तो अदर सोर्सेज हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर ऐसा हो सकता है कि फ्लैट का किराया अलग और सामान का किराया अलग, ठीक है, तो फिर फ्लैट का किराया चला जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, सामान का किराया चला जाएगा आइदर पीजीबीपी और अदर सोर्सेस में। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर अगर रेंट को अलग करके बताया जा सकता है ना, तो हम कहते हैं हमारा रेंट ना सेपरेबल है। क्या है बताइए? सेपरेबल। सेपरेबल है ना, तो बिल्डिंग का रेंट अलग निकालिए, हाउस प्रॉपर्टी में ले जाइए, फर्नीचर का रेंट अलग निकालिए, पीजीबीपी अदर सोर्सेज में ले जाइए। ठीक, पॉइंट क्लियर है? सर बस मैं यहां पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अगर आप इस नोट को ध्यान से पढ़ें, सर दिस इज पार्ट ऑफ सेक्शन 22, ये सेक्शन 22 में ही लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, इनकम टैक्स में रेंट सेपरेबल नहीं लिखा। ठीक है, आप लाइन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां क्या लिखा है, इन केस ऑफ कंपोजिट रेंट इफ द लेटिंग आउट इज सेपरेबल। सर रेंट सेपरेबल इनसेपरेबल की बात नहीं हो रही, लेटिंग आउट सेपरेबल इनसेपरेबल की बात हो रही है। क्या मतलब हुआ? अब मैं एग्जांपल के जरिए बात करता हूं, ध्यान से देखिए प्लीज। सर मैं एक होटल में पहुंचा कमरा लेने के लिए, उनसे कहा जी कितने पैसे, उन्होंने कहा सर 10,000 रुपए कमरे के। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड, 10,000 रुपए दे दिए। फिर उन्होंने कहा सर बेड भी चाहिए क्या? मैंने कहा सर बेड तो चाहिए ही चाहिए। उन्होंने कहा हाँ बताना भूल गए, बेड के 2,000 अलग से हैं। ठीक है, कमरे के सामान क्या, रेंट आपको अलग से देना पड़ेगा 2,000 रुपए। ठीक है, आपको एसी ऑन करना है, पैसे अलग से देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको फैसिलिटीज चाहिए, पैसे अलग से देने पड़ेंगे। ठीक है सर, मैंने आपको रेंट अलग अलग करके, ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता, मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूं। सर मैंने आपको रूम का रेंट अलग बता दिया 10,000, सामान का रेंट अलग बता दिया 2,000। अब बताइए क्या इस 2,000 को पीजीबीपी में और रूम के 10,000 को हाउस प्रॉपर्टी में ले जाऊं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में ये नहीं लिखा
रेंट मस्ट बी सेपरेबल, इनकम टैक्स में लिखा है लेटिंग आउट मस्ट बी सेपरेबल। क्या होटल के कमरे को किराए पर लेते हुए हम सिर्फ कमरा किराए पर लेते हैं या फैसिलिटीज भी किराए पर लेते हैं? सर फैसिलिटीज भी किराए पर लेते हैं, ये लेटिंग सेपरेबल नहीं है। आप सिर्फ कमरा किराए पर दे ही नहीं सकते। इस कमरे की यूटिलिटी कब है? इस कमरे की यूटिलिटी ही तब है जब कमरे के साथ सामान हो। ठीक है, दिस लेटिंग आउट इज नॉट सेपरेबल, दिस लेटिंग आउट इज नॉट सेपरेबल। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, इस केस में ये रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। सर रेंट की बात नहीं हो रही, लेटिंग आउट की बात हो रही है। इफ द लेटिंग आउट इज सेपरेबल, सर आप फ्लैट बिना सामान के किराए पर ले सकते थे। यहां लेटिंग आउट सेपरेबल है। ठीक है सर, होटल के अंदर, सर हॉस्टल्स के अंदर, सर पीजीज के अंदर लेटिंग आउट सेपरेबल नहीं होती। जब स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, जैसे मैं लक्ष्मी नगर में क्लासेस लेता था, तो छोड़ दिया मैंने, लास्ट ईयर तक मैं लेता था। तो जब लक्ष्मी नगर में क्लास लेता था ना, तो बहुत ढेर सारे बच्चे सर वहां पीजीज में रहते थे। तो वो जो स्टूडेंट्स वहां पीजीज में आके रह रहे हैं, बताइए वो जो रूम्स किराए पर लेते हैं पीजी का, सर वो बिना फर्नीचर के ले लेंगे क्या? सर वो फर्नीचर नहीं ला सकते, वो फर्नीचर नहीं ला सकते। मैं अगर कहीं पे जाके किराए पर रहने लगूं ना, मैं अपने घर का सामान लेके जाऊंगा, वो बेचारा बच्चा कहां से सामान लेकर आएगा? उसके लिए रूम की यूटिलिटी तभी है जब रूम सामान के साथ मिले। ठीक है, मेरे लिए सामान की यूटिलिटी नहीं है सर। अगर मैं कहीं रेंट पे शिफ्ट होने लगूं ना, दिल्ली में, दिल्ली में, हाँ कहीं बहुत दूर जाना है, सामान ले जाने की प्रॉब्लम है, फैमिली यहां पर है, तो शायद मैं भी ये सोचूं कि यार फर्नीचर के साथ मिल जाए, फर्निश्ड। दिल्ली में अगर आप कहीं अपने घर में आसपास कहीं शिफ्ट होने लगे, सर सामान लेकर शिफ्ट होंगे, सामान छोड़ के क्यों जाऊंगा? ऐसे में सर दिस लेटिंग आउट इज सेपरेबल। इनकम टैक्स क्या कहता है, आप रेंट निकालिए बिल्डिंग का अलग और सामान का अलग। बिल्डिंग का रेंट हाउस प्रॉपर्टी, सामान का रेंट पीजीबीपी अदर सोर्सेस। बट इफ द लेटिंग आउट इज इनसेपरेबल, इफ द लेटिंग आउट इज इनसेपरेबल, तो फिर ये पूरा का पूरा रेंट सर ये या तो पीजीबीपी में चला जाएगा या फिर अदर सोर्सेस में। ठीक है सर, इस केस में हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम नहीं जाएगी। ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। तो द फोकस इज ऑन नॉट ऑन रेंट, फोकस इज ऑन लेटिंग आउट। ठीक है, अगर बिल्डिंग आप लेट आउट कर सकते हैं बिना सामान के, तो फिर आपकी बिल्डिंग का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अगर मेरी बिल्डिंग बिना सामान के लेट आउट हो ही नहीं सकती, तो फिर मेरे पास रेंटल इनकम पूरी की पूरी पीजीबीपी और अदर सोर्सेज में लेकर जाएगा। ओके सर, लास्ट पॉइंट सेक्शन 22 का। जो पीजी है जी मैम, मैम नहीं करते। एक्चुअली इशू क्या है कि ये जो बिल्डिंग दे रहे हैं ना, ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग प्लस फर्नीचर है। अगर ये बिल्डिंग प्लस फर्नीचर ना होता, तो फिर मैं इनके रेंट को हाउस प्रॉपर्टी में लेके जा सकता था। ठीक है मैम, इवन इफ दिस इज नॉट रेसिडेंशियल। क्या होटल का यूज रेसिडेंशियल है? मैम एक ही बात है, इररिलेवेंट। ठीक है, होटल में जाकर भी हम रहते हैं, हॉस्टल में जाके भी हम रहते हैं, है ना? तो सर बताइए, क्या होटल में बिल्डिंग का यूज रेसिडेंशियल पर्पस से होता है? नो, दिस इज नॉन रेसिडेंशियल पर्पस। ठीक है, अगर मैं कोई हॉस्टल किराए पर देता हूं, अगर मैं कोई बिल्डिंग एज अ पेइंग गेस्ट लेट आउट करता हूं,
ये मेरे लिए रेसिडेंशियल यूज नहीं है, ये मेरे लिए कौन सा यूज है, नॉन रेसिडेंशियल यूज है। ठीक है सर, उसमें दोनों मेरी क्योंकि फर्नीचर भी दिया है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। अब ये जाएगी या तो पीजीबीपी में या अदर सोर्सेज में, है ना। अब इसमें झगड़ा नहीं है। अब इशू ये है कि बताइए जो मेरी बिल्डिंग है उसका यूज रेसिडेंशियल पर्पज से हो रहा है नॉन रेसिडेंशियल? सर लोग रह रहे हैं उसमें, लोग रह रहे हैं, बताइए रेसिडेंशियल यूज है नॉन रेसिडेंशियल? सर नॉन रेसिडेंशियल मानता है इनकम टैक्स इसको, ये रेसिडेंशियल यूज नहीं है। इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? यस, सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन के रेट का, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में 5% डेप्रिसिएशन होता है, नॉन रेसिडेंशियल पे 10% होता है। रेसिडेंशियल यूज वाली बिल्डिंग बिजनेस में हो सकती है क्या? हो सकती है सर, हो सकती है। क्या बिजनेस में घर भी होते हैं क्या? होते हैं सर। क्या आप लोगों में से कोई इनकम टैक्स की तरफ से अलॉटेड घर में रहता है? किसी ने रेंट फ्री अकोमोडेशन की फैसिलिटी ली है सर आप में से? हाँ अच्छा, कोई भी कह दीजिए सर, वैसे ही यस सर। हाँ छोड़िए ना, हमें जाके कौन से देखना है। मैं ये कह रहा हूं सर, जिन लोगों ने भी ली है उनको डिपार्टमेंट ने घर दिया है ना। ठीक है, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का पार्ट है सर, है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी तो इनकम होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री के अंडर में चलता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में। इनकी इनकम नहीं निकलती। लेकिन मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को फ्लैट अलॉट कर दिया, सर रिलायंस की इनकम पे तो टैक्स लगता है ना। अब रिलायंस ने जो अपने एम्प्लॉय को फ्लैट अलॉट किया है सर, वो रेसिडेंशियल फ्लैट है, रिलायंस के बिजनेस यूज में आता है। सर मेरे एम्प्लॉइज रह रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स नहीं रह रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं अपने ऑफिस के स्टाफ को अकोमोडेशन दे दूं, अपने फ्लैट्स रहने के लिए दे दूं, तो वो यूज रेसिडेंशियल है, यूज मेरे बिजनेस में हो रही है, मैं उस पर 5% डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। ठीक है, क्योंकि वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, 5% डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा सर। लेकिन हॉस्टल्स, होटल्स, इनका जो बिल्डिंग का यूज है ना, ये रेसिडेंशियल नहीं होता, ये कमर्शियल यूज माना जाता है। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, वो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया जाएगा सर? बिल्डिंग की बात हो रही है, 10% टू पीजीबी। ठीक है सर, लाओ नोट किराए पर देते हैं सर, बताइए। सही बात है सर, बिल्डिंग किराए पर दी जाती है ऑब्वियसली रेंटल इनकम अर्न करने के लिए, है ना। मैं रेंटल इनकम कमाना चाहता हूं, इसलिए मैंने बिल्डिंग किराए पर दे दी। ठीक है, लेकिन सर कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी। जी, मैं ये कह रहा था सर, कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्डिंग को लेट आउट करने के पीछे पर्पस रेंटल इनकम अर्न करना नहीं होता। मैंने एक बिल्डिंग किराए पर दी एंड द पर्पस इज नॉट अर्निंग रेंटल इनकम। तो अगर मैं रेंट नहीं कमाना चाहता तो बिल्डिंग क्यों किराए पर दूंगा? जी, मेरी एक बिल्डिंग है, मैंने उसे लेट आउट किया, इसलिए नहीं कि मैं रेंट कमाना चाहता था। फिर किस लिए? इसलिए ताकि मेरा बिजनेस अच्छी तरह से चल पाए। ठीक है, मैं एक बिजनेस करता हूं, मेरा बिजनेस अच्छी तरह से चले, इसलिए मैंने अपनी बिल्डिंग को किराए पर दे दिया। कैसे? सर वेरी प्रैक्टिकल, हवा में कोई बात नहीं है हमारी, हर बात के पीछे स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स है। सर मेरी एक बिल्डिंग थी, अच्छा यहां तो नहीं है, नहीं है ना सिविक सेंटर में। सर कई बार ऐसा भी तो होता है, ऑफिस के अंदर कैंटीन बना दिया जाता है। हाँ यहाँ भी है, मैं कहना यहाँ भी है। हाँ, नहीं तो मैं तो सीआर बिल्डिंग का एग्जांपल देने वाला था वैसे। ठीक है, ये ऑफिसेस के अंदर कैंटीन क्यों बनाए जाते हैं?
हाँ जी, सही बात है सर। अब मैं फिर से जरा डिपार्टमेंट का एग्जांपल इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि डिपार्टमेंट की रेंटल इनकम पे टैक्स नहीं लगता है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ भी कमा ले, टैक्स तो उसे देना नहीं है क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का पार्ट है ना। मैं एक प्राइवेट कंपनी की बात करता हूँ सर। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं ना प्राइवेट कंपनीज के, वो अपनी बिल्डिंग के अंदर कैंटीन खुलवा देते हैं, कैफेटेरिया खुलवा देते हैं। ठीक है, ये कैंटीन्स कैफेटेरियाज क्यों खोले जाते हैं? ताकि रेंटल इनकम मिले? नहीं सर, इनकम कमानी होती ना तो चेयर लगाते और एम्प्लॉइज को बिठा के काम करवाते। ज्यादा काम कराऊंगा ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो फिर ये कैंटीन्स क्यों खोले जा रहे हैं? सर प्रॉब्लम क्या है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, एम्प्लॉय लंच ब्रेक में आधे घंटे के लिए जाएगा, 2 घंटे के बाद आएगा, कहेगा सर इतनी दूर जाना पड़ता है खाना खाने के लिए। ठीक है, अब खाना तो खाएगा सर, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। अच्छा अब इंडिया है सर, हमें टी ब्रेक भी चाहिए होता है ना। दिन में अगर 4 बार चाय ना मिले ऑफिस में तो काम नहीं हो सकता सर। ठीक है, हाँ, ऑफिस में हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब चाय नहीं मिलती। ठीक है, अगर मान लीजिए जो ऑफिस बॉय है वो ना आए, सबसे ज्यादा दुख उसी की छुट्टी का होता है सर। कोई भी छुट्टी कर ले, उसको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम ये है सर, अब मुझे टी ब्रेक लेना है, चाय पीनी है। अब ऑफिस में अगर मेरे पास में चाय अवेलेबल नहीं है तो मैं बाहर जाऊंगा। बाहर जाऊंगा तो 10 मिनट जाने के लगेंगे, 10 मिनट आने के लगेंगे, 10-15 मिनट वहां पर खड़े होकर चाय भी पीऊंगा। सर ऐसे 30-30 मिनट्स के ना 2-3 ब्रेक ऐसे ही हो जाएंगे दिन में। तो ऑफिस वाले क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं आप कहीं दूर ना जाए। ठीक है, आपको चाय पीनी है सर। मेरे फ्रेंड थे वोडाफोन में, मतलब अब उन्होंने जॉब चेंज कर ली। वोडाफोन में जॉब करते थे तो मैं उनके एक बार ऑफिस गया, तो वो कॉर्पोरेट ऑफिस में पोस्टेड थे सर। 5-6 फ्लोर की बिल्डिंग थी पीरागढ़ी में। हर फ्लोर पर अलग अलग कैफेटेरिया था। मतलब कंपनी ये भी नहीं चाहती कि आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड पे जाएं। ठीक है, आपको चाय पीनी है सर, बाहर निकल के जहां उनका सब बैठने का अलग अलग ब्लॉक्स थे, जैसे वो टैक्सेशन में पोस्टेड थे, टैक्स का अलग था, फाइनेंस का अलग था सर। हर ब्लॉक में अलग अलग चाय की और कॉफी की मशीन लगी हुई है। वो ये भी नहीं चाह रहे आप एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाएं। ठीक है, क्यों? सर वो टाइम बचाना चाह रहे हैं। वो ये चाहते हैं एक बार एम्प्लॉय आ गया ना, बस, अब बस, हाँ, अब पूरी तरह से जब तक बिल्कुल, हाँ मैं कह नहीं पा रहा था सर, एक्चुअली रिकॉर्डिंग ऑन है। जी आप समझ ही रहे हैं। 10 आवर्स की जॉब में जब तक 9.5 घंटे काम न करा ले, वो आपको बाहर नहीं भेजना चाहते। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी क्या कर रही है? कंपनी अपने एम्प्लॉइज का टाइम सेव करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहती है। सर ये कैंटीन कंपनी के नहीं होते। ये जो कैंटीन के अंदर लोग बैठे होंगे ना यहाँ पर सर, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज नहीं होंगे। इनकम टैक्स ने तो एक स्पेस निकाला और ठेके पे दे दिया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किसी और पर्सन को कि यहां पर आकर आप कैंटीन चला लीजिए। और सर इनका रेंट बड़ा नॉमिनल होगा, इनसे डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा रेंट नहीं लेता होगा। 1 मिनट के लिए अगर मैं ज्यूम कर लूं कि डिपार्टमेंट ने वो जगह 1 लाख रुपए महीना में ली है, सर पूरे एरिया का रेंट जाता होगा ना। तो अगर मैं कैंटीन का रेंट 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लूं कि कैंटीन का रेंट 1 लाख, तो कोई बड़ी बात नहीं है सर कि ये जगह इन्होंने 20,000 में किराए पर दे दिया। सर मुझे डिपार्टमेंट का नहीं पता, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। ये रहा हमारे पड़ोस में जाकिर हुसैन कॉलेज। सर मैं इसके ऑडिट पे जाता था, इन्होंने अपने कैंटीन वाले को स्पेस फ्री में दिया हुआ था सर, पैसे ही नहीं लेते थे। ठीक है, उनसे ये कहा था सामान सस्ता बेचो। अब चलिए ये एक अलग ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, लेकिन कॉलेज के अंदर कैंटीन की जरूरत क्या है? सर प्रॉब्लम ये है कि अगर कॉलेज में कैंटीन नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो फिर बच्चे खाने के लिए जाएंगे बाहर। ठीक है, अब मान लीजिए 500 बच्चे हैं, हाँ, तो जाएंगे तो 500 सर, आएंगे नहीं 500 सर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज देयर सर। ठीक है सर, देखिए लॉ मेकर ने एक बात अगर लॉ में लिखी है ना, तो ऐसे ही हवा में तो नहीं लिखी होगी। स्ट्रॉन्ग रीजन मस्ट बी देयर, है ना। इनकम टैक्स क्या कहता है सर? अगर आप बिल्डिंग को लेट आउट कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप रेंटल इनकम अर्न करना चाहते हैं, इसलिए
कि आपका बिजनेस अच्छी तरह से चल सके। सर कॉलेज चल नहीं सकता कैंटीन के बिना, ठीक है सर। और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आप देखिए हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मेसीज खुली होती है। सर कुछ हॉस्पिटल वाले तो फार्मेसी अपनी चलाते हैं, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोग फार्मेसी की जगह किराए पर दे देते हैं, ठीक है। मेरी मदर एडमिट थी, संत परमानंद हॉस्पिटल है सिविल लाइंस में, वहां पर एक बहुत बड़ा स्पेस उन्होंने फार्मेसी वालों को दिया हुआ है। कुछ संतोष फार्मेसी करके कुछ नाम है, अब मैं भूल गया क्या नाम था। तो सर बहुत बड़ा स्पेस है, ठीक है। वो क्यों दिया गया है? सर वो दिया इसलिए गया है कि बिना फार्मेसी के ना हॉस्पिटल वाले इलाज कर नहीं सकते। सर पेशेंट के इलाज के लिए मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन कहां से मिलेगी? कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर इन हाउस मेडिसिन सप्लाई करते हैं, कुछ हॉस्पिटल वाले इन हाउस सप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो मेरी मदर जब एडमिट थी, डॉक्टर साहब पर्चा दे दिया करते थे कि सर ये दवाइयां लाकर दे दीजिए, ठीक है। अब मैं जब मेडिसिन लेने के लिए जाऊंगा, अगर मेडिसिन दूर मिलेगी तो सर पेशेंट के इलाज में प्रॉब्लम आएगी। अर्जेंटली कुछ चाहिए तो विद इन द प्रेमिसेस होना चाहिए ना। तो हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी को स्पेस दिया गया है, सर ये इसलिए नहीं दिया गया कि रेंटल इनकम आए। अगर हॉस्पिटल को पैसे कमाने होते हैं ना, सर परमानेंट इज अ प्राइवेट हॉस्पिटल, वो पैसे लेते हैं इलाज के। अगर उनको पैसे ही कमाने होते ना, वो इतना बड़ा स्पेस फार्मेसी को नहीं देते। सर वहां आईसीयू बनाते बढ़िया, ठीक है, बेड्स लगाते, 10 20 50 पेशेंट्स एक्स्ट्रा एडमिट करते, फिर होती कमाई। सर आईसीयू में अगर पेशेंट एडमिट है, 30 40 50 हजार रुपए पर डे का खर्चा है। फार्मेसी से कितना किराया मिल जाएगा? 1 2 लाख 3 लाख रुपए महीना। सर ये तो बहुत कम है, एक दिन में पेशेंट से इतने पैसे आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर, बात पैसे कमाने की नहीं है, बात यह है बिना फार्मेसी के इलाज करेंगे कैसे। फार्मेसी का होना जरूरी है। आप इसी तरह देखिए सर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर सर एटीएम्स लगे होते हैं। ये जो एटीएम लगे होते हैं, ये एटीएम फ्री में थोड़ी लगते हैं, बैंक वालों से पैसे लिए जाते होंगे, कुछ तो रेंट लिया जाता होगा। ये जो रेंट लिया जा रहा है एटीएम लगाकर, सर ये जगह एटीएम की रेंट कमाने के लिए दी है क्या? नहीं सर। प्रॉब्लम ये है कि अगर हॉस्पिटल के अंदर ये एटीएम्स ना हो, तो हॉस्पिटल में जो खर्चे हो रहे हैं, पेशेंट वो खर्चा करेगा कैसे? जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको 10 तरह के खर्चे करने हैं, कभी मेडिसिन परचेज करनी है, कभी खाने पीने का सामान परचेज करना है। तो यहां पर्पस इज नॉट अर्निंग रेंटल इनकम। यहां पर्पस क्या है? सर यहां पर्पस है अपना बिजनेस अच्छी तरह से ऑपरेट करना। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, इन सभी केसेस में जो रेंटल इनकम आ रही है ना, इट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, इट शैल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। सर नोट नंबर 3, इफ द बिल्डिंग is let out to carry on the business of the assessee more efficiently. Sir, if the building is let out to carry on the business of the assessee more efficiently, ठीक है। हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी, ऑफिसेस के अंदर कैंटीन्स, ठीक है। देन such rental income is taxable under the head PGBP. For example, canteen in offices, schools, colleges, hospitals. Sir, pharmacy shop, in hospitals. सर कई बार ना स्कूल्स के अंदर
बैंक की सर्विस ब्रांचेस होती हैं। अब तो जरा कम हो गया है सर, क्योंकि आजकल ना बच्चों की स्कूल की फीस ऑनलाइन पे हो जाती है। पुराने जमाने में जब ऑनलाइन का कंसेप्ट नहीं होता था सर, बड़े बड़े स्कूल्स अपने स्कूल के अंदर बैंक्स की सर्विस ब्रांच खोल लिया करते थे। रीजन बीइंग सर, कैश हैंडल करने में प्रॉब्लम से बचने के लिए। स्कूल के अंदर ना कैश हैंडलिंग का प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, क्योंकि उनके यहां रेगुलर बेसिस पे कैश नहीं आता। फीस क्वार्टरली जमा होती है, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का टाइम होता है। उन 5 दिन में बहुत कैश आता है, और उसके बाद 3 महीने तक कैश ही नहीं आता। तो वो कैश को मैनेज करने के लिए प्रॉपर स्टाफ नहीं रख सकते, सिक्योरिटी हायर नहीं कर सकते सर। सिक्योरिटी गार्ड आएगा, 3 महीने तक बिठा के पैसे देने पड़ेंगे, काम है 3 दिन का। तो वो क्या करते हैं सर, वो स्कूल के अंदर बैंक की सर्विस ब्रांच खोल लेते हैं। ठीक है सर, ये इसी तरह से एग्जांपल्स अगर हम देखें ना, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसीलिए कंसेप्ट को समझिए। इनकम टैक्स कहता है, इफ द लेटिंग आउट इज नॉट फॉर रेंट। लेटिंग आउट क्यों की गई? टू रन द बिजनेस मोर एफिशिएंटली, देन द रेंटल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजी। ठीक है सर, दिस इज सेक्शन 22, basis of charge of income under the head हाउस प्रॉपर्टी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे सर, 2:30।